कि वो सीएसएस के इम्तिहान को और निज़ाम को तब्दील कर कुछ ग्रुप्स मुतारफ़ करवाए जाएँ, वो क्या तजावीज़ हैं? सिविल सर्विसेज का इम्तिहान तब्दील कर दिया जाए, ये ना कोशिश नई है ना कहानी नई है। ये इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं, थिंग्स आर इन दी पाइपलाइन। चीजें पाइपलाइन में है, वो ये है कि 3 या 4 क्लस्टर्स बन जाएं, 3 या 4 ग्रुप्स बना दिए जाएं। यानी कि एक ग्रुप के बीच में पीएस हो जाए, एक ग्रुप बन जाए जो हमारी रेवेन्यू सर्विसेज हैं, एक जो है वो बन जाए आपका रेलवे सर्विस हो गई, पोस्टल सर्विस हो गई। कि आपका जो इम्तिहान है उसके नंबर डिटरमिन कर रहे होते हैं कि जी आपने किस ग्रुप के बीच ग्रुप में जाना है। अच्छा, ग्रुप्स होते कितने हैं? 12 ग्रुप है, 12। थोड़ा सा बताएं कि हुआ क्या आपके इंटरव्यू में? इंटरव्यू पैनल है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है। उन्होंने आपको चुनना है पाकिस्तान की उन ओहदों के लिए जिन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान चलाना है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो बेस्ट लॉट अपनी तरफ से चुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, बेस्ट लॉट कैसे चुनेंगे? लेकिन एक बकायदा वो पूरी पेन पिक्चर ड्रॉ करते हैं मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट बैठ के कि ये बच्चा या बच्ची जो है दरअसल क्या है, इसके पॉजिटिव क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, इसकी जात के अंदर कौन कौन से फियर्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं, इसमें कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं। हासिम साहब, आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबारों में ख़बरें आ रही होती हैं कि हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है कि वो सीएसएस के इम्तिहान को और निज़ाम को तब्दील कर दे और उसमें कुछ ग्रुप्स मुतारफ़ करवाए जाएँ। वो क्या तजावीज़ हैं जो आ रही हैं और हमारे जो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा देखिए, एक तो ये कि हम कोशिश करते हैं परेशान होने की वजह ढूंढने की, बड़ी कोशिश करके मतलब हम परेशान होते हैं। बैसियत कौम, ये भी हमारा खासा है। सिविल सर्विसेज का इम्तिहान तब्दील कर दिया जाए, ये ना कोशिश नई है ना कहानी नई है। बड़े अरसे से सुनते हैं हम। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से जब वो आए, उस वक्त दौर से ये चला सिलसिला कार। कुछ प्रपोजल्स आई, फिर मामला रुक गया। फिर उसके बाद में जब 2018 के बाद नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने कोशिशें शुरू की। इशरत हुसैन साहब की सरबराही में कमेटी बनी, उसने प्रपोजल्स दी, वो रुक गई। अभी दोबारा इसके ऊपर काम शुरू हो गया और प्रपोजल जो है वो कुछ आई। ये इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं, थिंग्स आर इन दी पाइपलाइन। और बस मैं ये बता दूं कि इस तरह की चीजों को शायद इंप्लीमेंट करना इतना कोई आसान काम होता नहीं है। अच्छा, बच्चों ने क्या किया हुआ है? बच्चों से मुराद वो एस्पायरेंट्स, बड़ी एज का उन्होंने, तो मुझे तैयारी करते हुए वो बच्चे लग रहे होते हैं। उन्होंने चीजों को भी, कागज को, पेन को, सारों को साइड पे छोड़ के, तैयारी को साइड पे छोड़ के वो टेंशन लेके बैठे हैं पता नहीं क्या रिफॉर्म्स जो मतलब वो जो रिफॉर्म्स अगर आएंगी, जब आएंगी तो सारी दुनिया के लिए आएंगी, और जब आएंगी तो उसका एक पीरियड दिया जाएगा। मतलब अगर आज फर्ज करें कि कोई चीज हो भी जाए, तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ उसका जो निफाज है वो अगले इम्तिहान पे नहीं होगा, उससे अगले पे या उससे अगले के ऊपर वो करेंगे, क्योंकि एक पीरियड जो है वो दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि चीजें पाइपलाइन में हैं क्या, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो हैं क्या, क्या सोचा जा रहा है, क्या करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बात यह है, अभी जो हमारा सीएसएस का इम्तिहान है, वो इम्तिहान ये है कि 1200 नंबर का एक रिटर्न पेपर लिया जाता है और 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो सारे स्टूडेंट्स जिसको ऑप्ट करते हैं। ऑप्ट क्या करना, मजबूरी है, कंपलसरी है। और 600 नंबर के ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको वो चुनते हैं। 1200 नंबर का तहरीरी इम्तिहान दिया, उसमें से जो पास हुए उन्होंने 300 नंबर का इंटरव्यू दिया, वाइवा दिया, और उसके बाद में जो वो मेरिट बन गया। 1500 नंबर का इम्तिहान है और वो 1500 नंबर का इम्तिहान डिटरमिन करता है कि आपने किस ग्रुप के बीच में जाना है, मेरिट के लिहाज से। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं तो एन मुमकिन है कि आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले जाएं, ये भी मुमकिन है कि आप पोस्टल में चले जाएं या रेलवे में चले जाएं या आप टैक्स में चले जाएं, कस्टम में चले जाएं। डिपेंड करता है कि आपके नंबर उस इम्तिहान में कितने हैं। यानी कि आपका जो इम्तिहान है उसके नंबर डिटरमिन कर रहे होते हैं कि जी आपने किस ग्रुप के बीच में जाना है। अच्छा, ग्रुप्स होते कितने हैं? 12 ग्रुप है, 12। अच्छा। और वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस है, फॉरेन सर्विसेज है, टैक्स है, कस्टम है, एंड तक ये पोस्टल तक जाते हैं। 12 सर्विस ग्रुप। अच्छा, अब इसके ऊपर एक बात हमेशा से जहनों में थी कि यार एस्पायरेंट्स जो है, स्टूडेंट्स जो है, ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक बच्चा या बच्ची जिसने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो टैक्स कंसल्टेंट है, जिसको टैक्स के हवाले से बहुत पता है, जिसकी तालीम ही टैक्स की है, जिसने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, जिसने अकाउंट पढ़ा हुआ है, उसको हम अकाउंट में भेजने की बजाय उसको पुलिस में भेज देते हैं, या उसको पीएस में भेज देते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, या उसको पोस्टल में भेज देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका तो हमने पिछला पढ़ा लिखा सारा जाया कर दिया। उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन के लिहाज से तो वो जाता ही किसी काम पे नहीं है। या एक बच्चा या बच्ची जिसने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी हुई है, जिसने लॉ पढ़ा हुआ है, आप उसको भेज देते हैं कि चल जाके टैक्स इकट्ठा कर। उसको क्या पता टैक्स कैसे इकट्ठा करना, नए सिरे से आप उसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं।
तो एक ख्याल ने जन्म लिया कि जी जो एकेडमिक बैकग्राउंड लेकर एक बच्चा या बच्ची आता है, उसको जो ग्रुप अलॉट किया जाए वो उसकी जो पास्ट क्वालिफिकेशन है उसके मद्देनजर उसको ग्रुप जो है वो दिया जाए। तो इसलिए एक सिलसिला सोचने की शुरू हुआ कि जी एक क्लस्टर बेस्ड इम्तिहान जो है शुरू कर दिया जाए। और वो जो चीजें पाइपलाइन में है वो ये है कि 3 या 4 क्लस्टर्स बन जाएं, 3 या 4 ग्रुप्स बना दिए जाएं। यानी कि एक ग्रुप के बीच में पीएस हो जाए, उसमें पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो जाए, फॉरेन सर्विस हो जाए, ये एक ग्रुप जो है वो बन जाए। एक ग्रुप बन जाए जो हमारी रेवेन्यू सर्विसेज हैं, उसमें आपका कस्टम है, उसमें कॉमर्स एंड ट्रेड आ सकती है, उसके बीच में आपका इनलैंड रेवेन्यू है। एक जो है वो बन जाए आपका रेलवे सर्विस हो गई, आपका उसके बीच में आपकी पोस्टल सर्विस हो गई, और एक जो है बाकियों को मिला के एक ग्रुप बन जाए। कोई कहते हैं 3 क्लस्टर बना दिए, कोई कहते हैं 4 क्लस्टर बना दिए, और फिर वो कहते हैं कि इन क्लस्टर्स के बीच में इम्तिहान अलग-अलग लिए जाए। और स्पेसिफिक जिस बच्चे की जो क्वालिटी होगी, जिन्होंने एकेडमिक फील्ड, जिन्होंने रेवेन्यू पढ़ी है, वो रेवेन्यू क्लस्टर के बीच में अप्लाई कर रहे होंगे, आ रहे होंगे। जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है वो अपना पीएस और उसके लिए इम्तिहान दे सके होंगे। तो यूं क्लस्टर्स बन जाएं, एकेडमिक फील्ड के हवाले से ऑप्शनल भी वैसे ही चुने जाएं, बच्चा या बच्ची वही ऑप्शनल चुने जो उन क्लस्टर्स तक उनको ले जाए। यानी हर क्लस्टर के ऑप्शनल जो है वो अलग हो, पीएसपी वाले क्लस्टर के अलग हों, दूसरे के अलग हों, तीसरे के अलग हों, चौथे के अलग हों। तो आपके एकेडमिक फील्ड और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये स्पेशलाइज्ड हों और वो मिलके डिफाइन करें कि जी आप उस सर्विस या ग्रुप में जा रहे हैं। तो ये कोशिश है बेसिकली जो इन दी पाइपलाइन है, जो करने की कोशिश की जा रही है। सर, आपने अपना सीएसएस का इंटरव्यू किस साल में दिया था? 2010 में इंटरव्यू दिया। 2010 में। थोड़ा सा बताएं कि हुआ क्या आपके इंटरव्यू में जब आप एंटर हुए, क्योंकि अभी इंडिया की एक मूवी भी आई, उसमें भी एक लड़का सीएसएस करता है, वहाँ जो उनका आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस, और हमने सुन रखा है कि जी वो पूछते हैं मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियाँ कितनी हैं, जहाँ से आप आए हैं, आप कितने बिल्डिंगें कितनी हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपसे क्या सवाल पूछेंगे? जो इंटरव्यू पैनल है वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ, अच्छा, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आपके ट्रू कलर्स जांचने हैं, देखना है कि आप किस ग्रुप के लिए सूटेबल हैं। उन्होंने आपको चुनना है पाकिस्तान की उन ओहदों के लिए जिन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान चलाना है। स्टील फ्रेमवर्क अगर हम उसको कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान का एक है, तो उसकी एक रीजन है कि अल्टीमेटली तमाम के तमाम इदारे 30 साल, 32 साल, 35 साल इन्हीं लोगों ने चलाने हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो बेस्ट लॉट अपनी तरफ से चुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, बेस्ट लॉट कैसे चुनेंगे? वो खाली नॉलेज बेस्ड तो नहीं होगा। अब जो सवालात जिनके आपने जिक्र किया, मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियां कितनी है, मक्खी उड़ते हुए दाएं वाला पर ज्यादा चलाती है कि बाएं वाला पर ज्यादा चलाती है, इसका मकसद बेसिकली ना सीढ़ियों की तादाद जानना है, ना मक्खी के पर का स्टाइल जानना है, ना उड़ती हुई पतंग का कलर जांचना है। तो बेसिकली ये जांचना है कि एक बच्चा या बच्ची जब कंफ्यूज हो जाए, जब परेशान हो जाए, तो वो क्या करता है, सिचुएशन कैसा वो, क्योंकि अल्टीमेटली एज डीसी, एज डीपीओ और या एज रेलवे ऑफिसर आपने मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल के बीच में जाना है। आप फॉरेन सर्विस में जाएंगे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, आपको हॉट वाटर्स के बीच में डाल दिया जाएगा, आप ऑटोमेटिकली होंगे। अगर आप नर्व्स ही लूज कर जाएं, अगर आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बेसिकली इन सवालात का जो ओवरऑल मकसद होता है वो आपके इन स्किल्स को, इन काबिलियत को जो है वो टेस्ट करना होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने मौसर हो सकते हैं, आप कितना ज्यादा मौसर अंदाज में अपना पॉइंट पेश कर सकते हैं। जब आपको सवाल नहीं आ रहा होता तब आप कितने ज्यादा एतमाद से ना कह सकते हैं। जब आपको जवाब आ रहा होता है और एग्जामिनर या इंटरव्यू पैनल जानबूझ के आपको कह रहा होता है कि नहीं आपका जवाब सही नहीं है, तो आप कितने मुअद्दब अंदाज में उनके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन लाइफ के जो मुख्तलिफ शेड्स हैं, इनको वहां पे बैठ के आपका पूरा पैनल जो टेस्ट कर रहा होता है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुका होता है हमारा रिटर्न के पार्ट में, जो रिटर्न पोर्शन है। यहाँ पे नॉलेज से बियॉन्ड जो चीजें हैं वो चेक हो रही थी, और उससे पेशतर पूरा 2 दिन का एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। उसके नंबर नहीं होते, लेकिन एक बाकायदा वो पूरी पेन पिक्चर ड्रॉ करते हैं मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट बैठ के कि ये बच्चा या बच्ची जो है दरअसल क्या है, इसके पॉजिटिव क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या हैं, इसकी जात के अंदर कौन कौन से फियर्स हैं जो अभी भी मौजूद हैं, इसमें कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं
जो अभी भी मौजूद है? हमारा एक दोस्त गए इंटरव्यू देने, तो उन्होंने आके बाद में बताया, अब मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन। वो कहते जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपके माँ बाप आपको घर से निकाल दें तो आप क्या करेंगे। वो बेचारा स्टन हो गया जाहिर है, और ये अजीब से क्वेश्चन है कि वो कहते जी आपके माँ बाप आपको घर से निकाल देंगे तो आप क्या करें। सर बेसिकली जिस तरह मैंने गुजारिश पहले की कि सवाल कुछ भी हो सकता है, मकसद सिर्फ एक है कि वो ये देखना है कि इस तरह की तमाम सिचुएशंस में आप कितना कॉन्फिडेंटली जो है वो रिप्लाई कर सकते। ये बिल्कुल ही ऐसा है कि जिस तरह मैं और आप भी बैठ के बात कर रहे हैं और हमारी टोटल अनस्ट्रक्चर्ड बात है। आपने भी यही कहा कि हमने कहा जी, आपने कहा जी कि जो सवाल आएंगे मैं पूछूंगा, मैंने कहा जी बिल्कुल जो दिल में आए पूछे, जो मुझे नहीं आएगा मैं कहूंगा कि भाई मुझे जवाब नहीं आता, कोई और सवाल कर लें, या मैं ये कह दूंगा कि जी मैं दोबारा आऊंगा इसको तैयार करके आ जाऊंगा। इस चीज को चेक कर रहे होते हैं, दैट्स इट। अच्छा, सीएसएस के इम्तिहान में 2 नंबर तरीके इस्तेमाल होते हैं पास होने के लिए? 2 नंबर तरीके इस्तेमाल हो नहीं सकते, इसलिए कि फिल्टर्स बहुत ज्यादा लगते हैं वहां पे। पसंद ये कि सीएसएस का जो इम्तिहान है, इसमें कोई बच्चा बच्ची नकल कर ले, अगर नकल करना चाह रहा हो वो क्या करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, और इतना ज्यादा यूं समझ लें कि वो एक तेज कंपटीशन है कि शायद नकल करने का भी टाइम अवेलेबल नहीं होता उसके बीच में, किसी से पूछने का भी टाइम अवेलेबल नहीं होता उसके बीच में। और फिर जो सवाल होता है, आपको बुक्स भी दे दी जाए सारी की सारी, वो सवाल उन बुक्स में से है ही नहीं। मटेरियल मिलता जुलता है लेकिन सवाल अलग है। अगर आपको खुद से नहीं आता तो आप कभी भी उन सवालों का जवाब दे ही नहीं सकते। तो जो रिटन पोर्शन है वो बनाए इस तरीके से जाता है कि आपके सामने किताबें खोल के भी रख दें तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, फिर उसके बाद में पैसा चलता है कि नहीं, इंटरव्यू के बीच में आप ये पूछ सकते हैं, या पेपर बाद में तब्दील हो जाते हैं कि नहीं? नहीं, बड़ा सादा सा जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दो इंसिडेंट कभी आपको पूरी हिस्ट्री में अगर आपने सुन ली हो तो ऑब्वियसली वो आउटलायर्स हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम उनकी बुनियाद के ऊपर नहीं कह सकते कि ये होगा। सिविल सर्विसेज एकेडमी के बीच में जितने लोग आते हैं, जो लॉट आती है 200 सवा 200 लोगों की हर साल, उसके बीच में 70% 75% ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से, जो शायद रिश्वत देना भी अफोर्ड नहीं करते, जो कि अनफेयर मीन यूज करना भी अफोर्ड नहीं करते, जिनके तल्लुकात शायद इलाके के पटवारी से भी ना हो। तो ये लोग अगर 70-75% या 80% आ रहे हैं सिलेक्ट होके आज तक, तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पे अनफेयर मीन्स यूज नहीं हो रहे। वरना ब्यूरोक्रेट्स जो खुद सर्विंग है, उनके बच्चे आ रहे होते, उनके जानने वाले आ रहे होते, उनके दोस्त आ रहे होते, तो इनको कहाँ जगह मिलनी थी।